ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, CBCS, CGPA, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के BEd सेकेंड ईयर में। अक्सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये 3 टॉपिक में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी एक टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, कभी 2 टॉपिक भी इनमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो से आपके 4 से 8 नंबर जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स है, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इन टॉपिक पर वीडियो लाई जाए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट जो हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को ही डिटेल में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल पक्के हो गए एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो इन तीनों टॉपिक्स को समझने से पहले हमें इनका बेस समझना होगा, वो है टेस्ट असेसमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेस्ट असेसमेंट क्या है, ठीक है, टेस्ट मूल्यांकन हम इसको कह सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले टेस्ट शब्द को समझेंगे। ये जो आपका टेस्ट वर्ड है, ये हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके से मतलब, एक तो हम इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और एक नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। वर्ब की तरह किस तरीके से, नाउन की तरह किस तरह यूज़ करते हैं, देखते हैं। It means that action by which the trait or quality of an object, being or activity are found out। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट्स आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, आपका टेस्ट होता है, उससे आपके इंटेलिजेंसी, आपके नॉलेज को मेज़र करने की कोशिश की जाती है, इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी को मेज़र किया जा रहा है किसके द्वारा, आपके टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें आपका टेस्ट होता है, आप एग्ज़ाम लिखते हैं, आपकी मार्किंग आती है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, पूरी एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम टेस्ट को एक वर्ब की तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, एक काम है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। वहीं पर ही टेस्ट क्या है, एक डिवाइस की तरह भी काम करता है, या कोई मेथड, जिस मेथड से हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, या किसी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को आप मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए आपने एक स्केल का यूज़ किया, तो वो स्केल आपका एक टेस्ट का टूल है, ठीक है। तो जब हम टूल की बात करते हैं, तो वो जो टेस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो एक नाउन की तरह से यूज़ होगा, और जब हम पूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वर्ब की तरह से यूज़ होगा। एजुकेशनल फील्ड में हम बात करें तो अ टेस्ट इज दैट बाय विच एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेजर्ड। मतलब अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो टेस्ट वो है जिससे हम किसी भी बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट्स को मेज़र करते हैं। एक बच्चे ने कौन कौन सी शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उसको हम चेक करते हैं किससे, टेस्ट की मदद से, ठीक है। बच्चों की जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती है उनको भी हम मेज़र कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजी के जो भी आप देखते हैं, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज देखी होंगी। तो जब बच्चों पर अप्लाई किया जाता है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, चेक किया जाता है, तो वहाँ पर भी एक टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपने टेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। नॉर्मली टेस्ट सिस्टम क्या होता है कि आपके रिटन एग्ज़ाम हो गए और आपके मार्क्स आ गए, परसेंटेज में मार्क्स आ जाते थे और आपको मार्क्स मिल गए, ठीक है। लेकिन हर एक सिस्टम में धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, उसको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। तो जो आपका टेस्ट सिस्टम है इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, और टाइम टू टाइम 3 सिस्टम आपके सामने लाए गए। पहला ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा। दूसरा आपका आया ग्रेड सिस्टम एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, यानी कि CGPA हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्या आएगा हमारे इसके शॉर्ट फॉर्म, CGPA, ठीक है। वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि CGPA की फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद होनी चाहिए। और थर्ड है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब CBCS। इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है, एब्रीविएशन फॉर्म जो है वो आपको याद होनी चाहिए, और लॉन्ग में भी आपको याद होनी चाहिए कि फुल फॉर्म आपकी क्या है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है खुली परीक्षा, ठीक है, कि आप परीक्षा दो, आपके सामने बुक है, आप इजीली बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पेपर ही इस तरीके से बनाया जाएगा कि वहाँ पर आपकी मेमोरी पावर का नहीं, रटने की पावर का नहीं, बल्कि आपकी इंटेलिजेंसी को मेज़र किया जा सके, ठीक है। पेपर ही इस तरीके से बनाया जाता है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता था कि आपके सामने बुक खुली हुई है, आप उस बुक से इजीली हेल्प ले सकते हैं, आपको पेपर करना है बुक में से देखकर, ठीक है, बुक में से छाट छाट कर ढूंढ ढूंढ कर आपको आंसर्स लिखने हैं।
अब ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम होता था ये भी दो टाइप्स का होता था। सबसे पहले है रेस्ट्रिक्टेड टाइप। ये तो क्लियर है कि आपके सामने नोट्स खुले हुए हैं, बुक्स खुले हुए हैं। अब एक रेस्ट्रिक्टेड टाइप में क्या होता है कि आप में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गई कि आप किस तरीके की बुक ले सकते हैं, किस तरह की बुक नहीं ले जा सकते। जैसे आप हैंड रिटन नोट्स नहीं लेकर जा सकते, ठीक है, या आप जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं वो नहीं लेकर जा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ जो बुक्स होती हैं मेन वही आप लेकर जा सकते हैं। तो प्रतिबंधित में, रिस्ट्रिक्टेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने लग जाती है, कुछ लिमिटेशंस आपके सामने हो जाती है, ठीक है। हमारे देश में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम 9th एंड 11th क्लास के बच्चों के लिए CBSE बोर्ड में चलाया गया था, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया था? ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट नाम दिया गया था। दूसरा टाइप से आपका अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, अप्रतिबंधित प्रकार। इसमें क्या होता है? कोई प्रतिबंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इजीली बुक्स, मॉडल पेपर आराम से लेकर जा सकते हैं। अब ये जो सिस्टम था अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, तो ये भारत में OBE वॉज एक्सपेरिमेंटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बट दिस फील्ड यूपी गवर्नमेंट ने ये OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम को चलाया था, लेकिन ये फेल हो गया था। ये सिस्टम जो है अच्छी तरीके से नहीं चला, ठीक है। अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जब ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम आया, इसकी कुछ मेरिट्स भी थी, कुछ डिमेरिट्स भी थी। मेरिट्स क्या क्या थी? An examiner does not need to learn facts by rote, nor does he needs to remember them, so he focused his attention on understanding them. मतलब कोई भी जो एग्जामिनर है यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उसको कुछ भी फैक्ट को रटने की ज़रूरत नहीं थी, याद करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अपना ध्यान दे सकता था चीज़ों को समझने पर। चीज़ों को रटने की बजाय चीज़ों को समझने पर ध्यान दे सकता था। With this system in force, an examinee student studies textbook to learn the content and makes some textbook as the basis of his study, by which he can arrive at the relevant pages in the book as per the need in the examination hall. इस सिस्टम में क्या होगा कि बच्चा जो है पूरी बुक्स को समझने की कोशिश करेगा और उससे अपने नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ताकि वो एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम समय में पॉइंट पर पहुंच जा सके, कम से कम समय में पहुंच सके। नेक्स्ट क्या है? दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम प्रेजेंट्स थ्रू प्रोवोकिंग एंड लॉजिक ओरिएंटेड क्वेश्चंस which cannot be answered by students only through textbook. They have also to make use of their insights and logic, so their actual capabilities and ability can be assessed. इस टाइप के एग्जामिनेशन में ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आए, बच्चों ने बुक खोली और उसमें से कॉपी पेस्ट कर दी, नहीं, इसमें क्वेश्चन ही लॉजिक बेस्ड आते थे, ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड, कि बच्चों के सामने बुक हो उसके बाद भी बच्चों को लॉजिक लगाना पड़े, क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे जाए, इनडायरेक्टली पूछे जाए और बच्चों को लॉजिक लगाना पड़े, अपना दिमाग लगाना पड़े। अगर बच्चे ने टॉपिक को समझा होगा तो ही वो उसको कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है, बच्चे की रियल कैपेसिटी को, एबिलिटी को चेक किया जा सकता था। एंड फाइनली when the examinee is allowed textbook in the examination hall, he is not want to use any unfair means. जब यहाँ पर पता है बच्चे को कि वो टेक्स्ट बुक ले जा सकता है, तो वो और कोई भी गलत इलीगल तरीके का यूज़ नहीं करेगा, जैसे चिट वगैरह का यूज़ उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुए मेरिट्स। अब बात आती है डीमेरिट्स की, क्योंकि यूपी में अगर इसको अलाउ किया गया और ये फेल हो गया तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? This system does not instill any fear in the student's mind. They take no interest in reading and studying. बच्चों के माइंड में कोई डर नहीं रहा एग्जाम को लेकर, और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा पढ़ने में या अपनी पढ़ाई करने में, स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट बच्चों का नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता था टेक्स्ट बुक दो जानी है तब की तब देखेंगे। As all the examinee answer questions with the help of textbook, it is hard to judge how much of content they have mastered. क्योंकि हर किसी ने टेक्स्ट बुक में से हेल्प लेकर की है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि वाकई में इस कंटेंट पर कितना ज़्यादा पकड़ है बच्चे की, ये कंटेंट बच्चा कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है, ये समझा हुआ है इस कंटेंट के बारे में, तो ये एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल होता है। Moreover, all examinee answer questions from a textbook on the basis of which they cannot be classified. ठीक है। In this system, examinee are allowed to carry only textbook.
हाउएवर दे ऑल्सो कैरी विद देम अदर बुक्स, नोट्स एंड मेड इजी बुक्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट बुक लेकर जानी अलाउड है, लेकिन वो साथ साथ बाकी बुक्स, नोट्स, हैंडमेड नोट्स, इजी नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वो सब भी लेकर जाते थे। तो ये था आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट आ जाता है CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। नॉर्मली क्या होता है, आपको परसेंटेज दी जाती थी कि आपके मार्क्स आए, टेस्ट एग्जामिनेशन हुए, मार्क्स आए, रिजल्ट आया, आपको परसेंटेज बता दी जाती थी कि आपके 60% है, 70% है, 80% है, 90% है। लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा अपडेट किया गया और ग्रेड सिस्टम लाया गया, जिसमें क्या था कि आपको O से लेकर और F तक के आपको ग्रेड दे दिए जाते थे। बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग अगर आपने परफॉर्म किया है तो आपको O ग्रेड मिल गया। उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो A+ मिल गया, फिर उसके नीचे A, फिर B+, B, C, F, इस तरीके से जो है आपको ग्रेड सिस्टम दिए जाने लगे। ठीक है, तो यही है आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपडेशन किया जाता है, अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी इस एग्जामिनेशन सिस्टम में इवेल्युएशन प्रोसेस को अपडेट करने की कोशिश की कि बच्चों को परसेंटेज ना बताकर ग्रेड्स दिए जाए। ग्रेड्स है क्या? इट इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट द ऑल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, इसमें खासियत सबसे बड़ी ये थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सेशन या सिर्फ बुकिश नॉलेज को ध्यान नहीं दिया जाता था। नॉर्मली क्या होता था, आपका एग्जाम होते हैं और उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन नहीं, ग्रेड सिस्टम में क्या है, पूरे ईयर आपने जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी उसमें भी आपको ग्रेड दे दिए जाते थे, और एंड में वो सारे ग्रेड जो है एक साथ ऐड होते थे। ठीक है, तो बच्चा जो है पूरे साल जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर भी ध्यान देगा, और बच्चे की सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस को यहाँ पर असेस किया जाएगा। ठीक है, ग्रेड्स बच्चे को दे दिए जाते थे जैसे ABCDF। इट इज़ एन एवरेज ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन्ड फॉर ऑल सेमेस्टर आफ्टर द कोर्स कंप्लीटेशन। जो यहाँ पर आप CGPA का अगर पूरा नाम देखते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, पूरे साल, पूरे सेमेस्टर के दौरान हर एक एक्टिविटी में, टेस्ट में, एग्जामिनेशन में बच्चे ने जो जो ग्रेड्स प्राप्त किए उन सभी ग्रेड्स का एवरेज एंड में कोर्स का कंप्लीट होने के बाद उसको मिल जाता था। अब अलग अलग कंट्री के अपने अपने ग्रेडिंग सिस्टम है कि जैसे कहीं ABCDEF दिया जाता है, कहीं O से स्टार्ट होता है, O, A+, B+, C+, इस तरीके से दिया जाता है। तो वो सिस्टम आपका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आप एक छोटी सी टेबल देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी बच्चे के 39% से कम है तो उसको फेल कर दिया जाता है या F ग्रेड दे दिया जाता है। किसी बच्चे के 40 से 49% है तो उसको B दिया जाता है, किसी के 50 से 69% है तो B+, 70 से 89% है तो A, और 90 से 100% है तो उसको O या फिर A+ यानी कि आउटस्टैंडिंग उसको ग्रेड दे दिए जाते थे। अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे और कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, बच्चों की कमजोरी क्या है, बच्चों की ताकत क्या है वो पता चल जाता था। ठीक है, बच्चे कौन सी एक्टिविटी को अच्छे से कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का पता चल जाता था। लो स्कोर प्रेशर, स्कोरिंग करने का प्रेशर जो था, दबाव जो था वो कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर बच्चे ने 60% मार्क्स लाए तो वो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है, अब उसको 70% मार्क्स के लिए दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या 1% के लिए उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो मार्किंग का जो दबाव था वो बच्चों पर कम हो गया था। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग। अब ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। It relies upon the advanced pattern as grades are not given according to academic only। मतलब यहाँ पर जो पैटर्न था वो सबसे बड़ा बेनिफिशियल था। वो क्या था कि ग्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके बुकिश नॉलेज को ही नहीं देखा जाता था बल्कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, पूरे सेशन में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपके असाइनमेंट्स हो गए, फाइल्स हो गई, आपका कोई कंपटीशन हो गया, वो सारे मार्क्स के या सारी एक्टिविटीज़ के जो ग्रेड्स हैं वो असेस किए जाते हैं। तो एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक को भी असेस किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासिफाइड किया जा सकता है कि ये A ग्रेड के बच्चे हैं, ये B ग्रेड के बच्चे हैं, ये C ग्रेड के बच्चे हैं। क्लासिफाइड करने का ये बेनिफिट है कि जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज हैं, उन पर ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है।
अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। क्या है? डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर बच्चे की जो प्रदर्शन है या परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को पता है कि अगर मेरे 90% मार्क्स आए तो भी मुझे A+ मिलेगा, और 99% आए तो भी A+ मिलेगा। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 90% पर ही रुक जाता है कि किसी भी तरीके से 90% आ जाए। वो 100% को अपने टारगेट पर रखता ही नहीं है। ठीक है, 100 तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं करता है, उसी अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस ही कम करता है। ठीक है, वो 100% को टारगेट ही नहीं करता कि उसे 100% लाने, नहीं, उसको तो सिर्फ A ग्रेड लाना है, उसके लिए उसे सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी इन रिजल्ट। रिजल्ट में पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं बताया जा सकता था, शुद्धता के साथ नहीं बताया जा सकता था। नॉर्मली परसेंटेज में क्या है, 1% का डिफरेंस बच्चे को पता चल जाता है। यहाँ पर क्या है, A ग्रेड में आपके 10 नंबर्स आ गए, यानी कि मतलब 90 से 100% वाले बच्चे सब एक साथ A ग्रेड में आ गए। अब उनमें से कौन सा बच्चा 90% का है, कौन सा बच्चा 99% का है, तो वो एक्यूरेसी नहीं आती थी रिजल्ट में। कंपटीशन डिक्रीज्ड, कंपटीशन कम हो जाता था। ठीक है, बिल्कुल जैसे 1% का आज के टाइम में अगर आप देखें कितना कंपटीशन है, स्पेशली CBSE में 98, 99, 99.9%। तो वो कंपटीशन जो है इसमें खत्म हो जाता था। डिमोटिवेशन, जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उनको डिमोटिवेशन मिलता था। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करे, पढ़े। ठीक है, उन्होंने 99% मार्क्स लाए, लेकिन जो बच्चा कम मेहनत किया, जिसके 90% मार्क्स है, वो भी A ग्रेड पर खड़ा है और वो भी A ग्रेड पर खड़ा है। तो इससे बच्चों को डिमोटिवेशन मिलती थी, नेक्स्ट टाइम वो 100 का टारगेट रखते ही नहीं थे। तो ये डिमोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड लेथार्जी। ठीक है, सुस्ती बढ़ जाती थी बच्चों को पता है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो अच्छे ग्रेड्स मिलने हैं उनको। ठीक है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट करके उनको अगर अच्छे ग्रेड्स मिल गए तो वो पढ़ने में मेहनत नहीं करेंगे, और अगर उनको पता है कि उनकी बुकिश नॉलेज अच्छी है तो वो नॉन अकेडमिक में ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, उनको तो सिर्फ एवरेज ग्रेड्स नॉर्मल लाने हैं। तो वो उसमें जो है अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे आपके। उम्मीद है यहाँ पर CGPA का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका आएगा कि CGPA क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको ये सब एक्सप्लेन किया जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक है आज का, CBCS। लास्ट आ जाता है आपका CBCS, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशनल मॉडल है। ये एक बच्चों का बाल केंद्रित एक मॉडल बनाया गया। ठीक है, जो क्या क्या बेनिफिट है इसके, इसमें बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न कोर्सेज एंड सब्जेक्टेड ऑफ दियर चॉइसेस। वो अपने चॉइस के, अपनी पसंद के अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते थे इसमें। ठीक है, वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, इलेक्टिव कोर्सेज हो गए, ओपन हो गए, ग्लोबल इलेक्टिव हो गए, या आपके स्किल बेस्ड कोर्स हो गए, ट्रेडिशनल, अनट्रेडिशनल। जिस तरीके का कोर्स बच्चा पढ़ना चाहता था इसमें पढ़ सकता था। ट्रेडिशनल की तरह नहीं है कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम आपने ली है तब आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, नहीं। यहाँ पर अगर आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको दोनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था CBCS का। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है CBCS सिस्टम के? CBCS अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज सब्जेक्ट दैट दे फाइंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेटर व्हेन दे लर्न अबाउट थिंग्स दे लाइक। CBCS बच्चों को ये अलाउ करता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात है, जब बच्चों को उनकी पसंद के सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स कैन टेक अप वेरिड सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन। वो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स के साथ अकाउंट्स, इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि आपको अगर साइंस साइड में है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना होगा, अगर आप आर्ट्स साइड में है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेना होगा। आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो। नेक्स्ट है द CBCS सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। इंडस्ट्रीज वांट्स एम्प्लॉय हु आर ऑलराउंडर। इसमें क्या होता है, CBCS जो है बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हर एक ओनर जो है इंडस्ट्रीज में वो यही चाहेगा कि उसकी इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयर है वो ऑलराउंडर हो। ठीक है, वो अलग अलग डिसिप्लिन में जो है नॉलेज रखते हो।
तो उसके लिए CBCS सिस्टम जो है बहुत बेनिफिशियल रहा था, क्योंकि इसीलिए हम कह सकते हैं कि CBCS जो है वो जॉब ओरिएंटेड भी रहा, कि आपको किसी स्किल का कोर्स लेना है तो आप उस स्किल को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन चेंज सब्जेक्ट्स एवरी सेमेस्टर, हर सेमेस्टर जो बच्चा है वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता है। स्टार्टिंग में अगर उसने मैथ्स लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में वो हिस्ट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसमें मैथ्स का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, हिस्ट्री का उसका अपना क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो उसका वो वेस्ट हो गया, तीनों सेमेस्टर में उसको मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। जितना आपने जिस सब्जेक्ट की नॉलेज ली उसका आपको क्रेडिट मिल गया। एज स्टूडेंट्स चूज देयर ओन सब्जेक्ट्स दे लर्न टू मेक डिसीजन दे आर बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना निर्णय ले रहे हैं कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। CBCS offers students to study at different times and at different institutes to complete a course। यहाँ पर CBCS सिस्टम में क्या होता है कि आप एक कोर्स को अलग अलग टाइम पर, ठीक है, और अलग अलग जगह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप CCS यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो इजीली आप जो है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने एक साल आज कर लिया फर्स्ट ईयर, ठीक है, आप सेकंड ईयर कुछ टाइम बाद करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का क्रेडिट आपका झुका तो जुड़ जाएगा, उसमें आपका कोई भी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, एज द ग्रेडेड सिस्टम इज द सेम अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में सेम सिस्टम है ग्रेडिंग का, तो आप इजीली जब चाहें अपनी यूनिवर्सिटीज चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी सेमेस्टर में बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और उसको लगता है कि वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो कम सब्जेक्ट ले सकता है और उसको कम क्रेडिट मिलेंगे, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा सब्जेक्ट लेकर ज़्यादा क्रेडिट पाकर वो अपना बैलेंस बना सकता है। CBCS टेक्स इंडियन एजुकेशन ऑन पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, CBCS जो है इंडियन एजुकेशन को पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लेकर गया था। तो ये था आपका CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कुल मिलाकर इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्रेडिट्स ले सकते हैं। जैसे आप ग्रेडिंग सिस्टम है कि आपको मैथ्स में A ग्रेड मिला है, इसी तरीके से आप यहाँ पर मानकर चलिए कि आपने एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, उसमें आपका A ग्रेड है। केमिस्ट्री के साथ अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कोई और स्किल कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपने एक साल यहाँ किया, दूसरा साल आप कहीं और करना चाह सकते हैं, कर सकते हैं। आपका ये जो ग्रेड चुका तो है ये सेम टू सेम ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उम्मीद है ये आपको पसंद आ गया हो। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आप लिख देंगे, इनफ रहेगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका एक है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, आपका आता है ना उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको ज़रूर कीजिएगा आप, और उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो सेम वीडियो को रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।